देख रहे हैं खास खबरें। हम बात करेंगे भारत बंद को लेकर के। भारत बंद का व्यापक असर देखा जा सकता है। 14 राज्यों में इसका काफी असर देखा गया है। 6 के मौत की सूचना है, जिसमें राजस्थान के अलवर से भी 1 की मौत हुई है। और हम बता दें आपको कि एक बड़ी खबर यह है कि बंद के दौरान कई जगह पर झड़प हुई है और झड़पों में जमकर हिंसा और हिंसक घटनाएं हुई हैं। वाहनों को तोड़ दिया गया है, कई जगह जला दिया गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भी काफी झड़पें हुई हैं। हम आपको आज के एजेंडे का मजमून आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलग अलग नेताओं ने भी इस पूरे मामले में रोटियां सेकने की जमकर कोशिश की गई है। मायावती ने कहा है कि सरकार अगर पहले से ही पुनर्विचार याचिका पे सुप्रीम कोर्ट में अगर फाइल कर देती तो ये स्थितियां नहीं बनती। दूसरे राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है कि दलितों को उनके अधिकारों से बचाया जाना चाहिए, उन्हें वंचित किया जाना चाहिए। आज मैं उनको सलाम करता हूं कि अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरे हैं। दूसरी तरफ भाजपा ने साफ कहा है कि कांग्रेस इसमें आग में घी डालने का काम कर रही है। रामविलास पासवान ने भी कहा है कि कांग्रेस इस तरह के मामलों को तूल दे रही है और इसके पीछे उन्हीं का दिमाग चल रहा है जो हिंसक घटनाएं उनको लेकर के। खैर, लबोलबाब यही है कि हम आपसे गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि शांति बनाए रखें, प्रशासन का सहयोग करें। और आज हम जानना भी चाहेंगे हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठेंगे उनसे क्या हिंसक घटनाओं से अधिकार मिल सकते हैं। आप मजमून देखिए और उसके बाद हम लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST एक्ट पर दिए गए फैसले के बाद दलित संगठनों के आह्वान पर भारत बंद ने हिंसक रूप ले लिया। देश के कई राज्यों में हिंसक झड़पें, आगजनी, लूट और कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। देश के 9 राज्यों में इसका असर दिखा गया। मध्य प्रदेश में हिंसा के चलते 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं बिहार के वैशाली में प्रदर्शनकारियों ने एक एम्बुलेंस को रोक दिया। इसके चलते एक नवजात की जान चली गई। बहरहाल अभी स्थिति धीरे धीरे वापस नॉर्मलसी पे आ रही है। एक आध जगह पे छोड़ के बाकी सब जगह बाजार भी खुल गए हैं। घटनाएं हुई हैं और जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में जो कानूनी कार्रवाई होगी, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, मुलजिमों को गिरफ्तार भी किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान और MP में भी 2 गुटों के बीच झड़प में 30 लोग जख्मी हो गए। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, अलवर में हिंसा की घटनाएं हुई। बाड़मेर में तो उपद्रव के मामले में 25 लोग जख्मी हो गए। पंजाब में बंद के चलते CBSE की परीक्षाएं टाल दी गई। कई ट्रेनों को रास्ते में रोक दिया गया। यात्री घंटों ट्रेनों में फंसे रहे। इसके चलते आसपास के गांव वालों ने ट्रेन में बैठे यात्रियों को खाना पीना मुहैया करवाया। भारत के बंद के दौरान पुलिस ने कई जगहों पर लाठीचार्ज भी की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने हुड़दंग जारी रखा। इस मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि कांग्रेस दलित समुदाय के साथ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के DNA में दलितों को दबाकर रखना है। SC/ST जो उत्पीड़न निरोधक कानून है उसको वो निरस्त कैसे हुआ? महाराष्ट्र सरकार पार्टी है, भारत सरकार पार्टी है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भेजिए, मोदी सरकार ने नहीं भेजा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी नहीं भेजा। एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भेजकर केस की पैरवाई नहीं की और एक षड्यंत्र के तहत SC/ST कानून को खारिज करवा दिया। वहीं बीजेपी ने साफ तौर पर इस हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ बता दिया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि कांग्रेस ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया। मामला कोर्ट में कोई चला गया, अब कोर्ट में मामला गया और कोर्ट ने फैसला दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिस फैसला को क्या कहते हैं कि जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके गले के नीचे नहीं निकल रहा है। सभी पार्टियां केवल एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। पुलिस की भूमिका भी मूकदर्शक जैसी दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भारत के कई हिस्सों में हिंसा का कारण बन गया, लेकिन वोट की राजनीति ने इसे और भड़काने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट जंटी।
हाँ नहीं तो चलिए, आपने देखा कि देश के कई स्थानों पर हिंसक झड़पें हुई हैं और बंद के बाद जिस तरह के एक उम्मीद और अपेक्षा थी कि हमारे यहां पे राजनीतिक रोटियां जरूर सेकी जाएंगी, वही सेकी जा रही हैं। यह बड़ा सवाल यह है कि क्या हिंसक घटनाओं से आप अधिकार मिल सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत सारी जगह हिंसक घटनाएं हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। फैसला महाराष्ट्र और केंद्र सरकार का जो रिट पिटीशन थी उसको लेकर के 20 मार्च को जब सुनवाई को फाइनल रूप दिया गया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी एसटी के एट्रोसिटी जो एक्ट्स हैं उसमें बिना छानबीन के किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। गुमराह यह लेकर के किया जा रहा है कि आपका आरक्षण खतरे में है, और क्या वास्तव में इन मुद्दों पर राजनीतिक रोटी सेकनी चाहिए, सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब है, कांग्रेस राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सचिव सुशील आसोपा जी हमारे साथ हैं, दलित अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे गोपाल डेनवाल जी हमारे साथ हैं, और राजेंद्र मीणा जी भाजपा नेता हमारे साथ में हैं। आप सभी का स्वागत है। ओम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले तो आज जो कुछ हुआ, करीब 14 राज्य इस पूरे बंद के दौरान उसकी चपेट में रहे और काफी हिंसक घटनाएं भी हुई हैं। क्या मानना, 6 लोगों की मौत इस बंद के दौरान हो जाती है? देखिए, कुल मिलाकर के जिस तरह का माहौल पूरे मुल्क में बना हुआ है, सहज रूप से कही हुई दिखाई हुई बात को कोई स्वीकार नहीं करता। हमारे पिछले 5 साल या 10 साल का जो इतिहास अगर उठा के देखें तो विभिन्न समूहों ने जो आंदोलन किए हैं, जब उन्होंने हिंसा के रास्ते पर कदम बढ़ाया तो उसके साथ में उनको स्वीकार कर लिया गया। तो सामान्य जन को ऐसा लगना लगा है, और शायद उन संगठनों को भी ऐसा लगने लगा कि सहज रूप से कही हुई बातों का प्रभाव नहीं होता। 30,000 किसानों ने जब पैदल मार्च किया महाराष्ट्र में, तो उनकी बात को सुन लिया, वो एक अलग बात है। उससे पहले जो 1 लाख के करीब जो मराठास आए, उन्होंने भी अपनी कुछ बात कहनी चाहिए थी। तो शांतिपूर्ण आंदोलनों का प्रभाव जैसे ऐसा लग रहा है कि लोगों को हासिल नहीं होता कुछ उसमें। तो और शासन उन सब चीजों को बड़ा सम्मान देता है जो हिंसा के रूप में सामने प्रकट होते हैं। और जब चूंकि मुझे यूं लग रहा है, आज मैं दिन भर से खबरें पर देख रहा हूं और समझ रहा हूं कि जैसे गवर्नमेंट स्पॉन्सर प्रोग्राम है कि किसी तरीके से इसकी आलोचना की जानी चाहिए। मैं कहता हूं कि पहले भी तो हुआ है, इसकी आलोचना क्यों नहीं होने लगी? क्यों दलितों के बारे में या जो एसटी और एससी के जो लोग हैं उनकी अपनी एक शंकाएं हैं, उन शंकाओं का निर्धारण समापन करने के लिए शासन ने क्यों नहीं अपने कदम आगे बढ़ाए? शासन क्यों मौन करके बैठा रहा? क्यों वो जो बहुत मुखर प्रधानमंत्री हैं जो मन की बात करते रहते हैं, उन्होंने क्यों नहीं ये सब बातें कही? अपने इनको इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी? भारत बंद का ऐलान कोई अचानक तो हुआ नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से था। मुझे लगता है कि शासन की कमजोरी, शासन के निकम्मेपन और खामोशी का परिणाम है आज का ये जो कुछ हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है कि हम अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए इस तरह के हिंसा के रास्ते पर चलें, लेकिन शासन इन सब चीजों को जैसे रिकॉग्नाइज करने लगा है, वो अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है कि जब हिंसा होती है तो पहचाना जाता है, अगर सहज रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो पहचाना नहीं जाता। चले डेनवाल साहब, हिंसक घटना हुई, अब बात राजस्थान की करें तो बड़ी तोड़फोड़ हुई है, कई जगह पे पथराव हुआ है, अश्रु गैस के गोले चलाने पड़े, अलवर में एक की मौत की भी जानकारी मिल रही है। क्या एक रास्ता यही है कि अपनी बात मनवाने के लिए? देखिए, इस राजनीतिक पार्टी के लोगों ने नेता और नेतृत्व नहीं पनपने दिया, इसलिए किसी नेता और नेतृत्व के बिना या संगठन के बिना ये ज्ञात अज्ञात लोगों ने एक भारत बंद का आह्वान किया और देश के सभी वंचित वर्ग के लोगों के दिलों पर चोट की थी। अगर ये बात जिस प्रकार से भाई जी कर रहे थे, अगर प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार मन की बात करते हैं, अगर ये उसी टाइम भांप लेते और सरकारें बैठ करके सभी प्रकार से इस पर चर्चा करती तो शायद मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं होती। परंतु जहां तक ये घटनाओं की बात है, ये घटना कोई मामूली घटनाएं नहीं है। जो भी तोड़फोड़ हुई है उसकी हम निंदा करते हैं। जो भी तोड़फोड़ में किसी भी असामाजिक तत्व हो सकते हैं, आ सकते हैं, उन तोड़फोड़ में करके आंदोलन को बदनाम भी कर सकते हैं, परंतु हम तोड़फोड़ की निंदा भी करते हैं। और वंचित समाज के लोगों ने आज आजादी के 70 दशक बाद पहली बार शायद अपने हक के लिए खड़े हुए हैं। ये अच्छे
संकेत है सभी दलितों के लिए, वंचितों के लिए। अगर पार्टियां, अगर सरकारें। मैं डेनवाल साहब एक बात कहना चाहूंगा, हक किस बात के हक की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ जिसमें कहा जाता है कि बिना जांच के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, इससे कौन सा हक छिन रहा है SC ST का? ऐसा है, जब लॉ बनाने का काम लोकसभा का है और कैबिनेट का है, लोकसभा ने कैबिनेट ने लॉ बना के दे दिया, लॉ के अनुसार काम कर रहा है। लॉ में समीक्षा के लिए आप सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ कर सकता है, परंतु ये तो नहीं कि वो हम इनके लॉ बना हुआ था उस पर किसी प्रकार के लचीलापन कर दिया, उससे छोड़ तो है ही। आज किसी भी दलित के साथ में, महिला के साथ में अन्याय अत्याचार होता है तो खटाखट उसको डर रहता है कि मुझे SC ST एक्ट है। आज क्यों राजस्थान प्रदेश के अंदर, जब राजस्थान प्रदेश में बालिकाओं पर जब बलात्कार की बात आई तो सख्त कानून बनाने की बात करी, और सख्त कानून बनाना चाहिए था, सख्त कानून की बात करनी चाहिए थी, न कि कानून को कमजोर करने की। कमजोर किया, कमजोर करने की चोट लगी। तो आपको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कानून को कमजोर किया है? कानून को कमजोर किया है, सरेआम बात है। अगर कमजोर नहीं करता तो देश के 20% दलित, 20-25% दलित सड़कों पर नहीं उतरते, और बिना किसी संगठन के, बिना किसी बहकावे के, बिना किसी कुशावा के, जिस प्रकार से आज देश के अंदर माहौल देखने को मिला, और मैं तो समझता हूं सभी को, उनके जज्बों को सलाम भी करता हूं कि उन्होंने अपने हक और हकूक और मान सम्मान स्वाभिमान के लिए इतनी बड़ी जनसंख्या में बिना किसी हिंसक छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ करके लोग खड़े हुए, तो उनके जज्बे को सलाम भी करते हैं। अगर ये पार्टियां ऐसा नहीं करती तो शायद ऐसा नहीं होता। चलिए आसोपा साहब, आपके पास आना चाहूंगा कि बंद को लेकर के दो बातें सामने आ रही हैं। सत्ता पक्ष की ओर से एनडीए के जो घटक दल है, सीधा रामविलास पासवान की अगर हम बात करें तो सीधा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन को हाईजैक किया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी एक बात कर रहे हैं कि दलितों को भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पर रखना आरएसएस और बीजेपी के डीएनए में है। जो इस यूथ को चुनौती देते हैं उन्हें हिंसा के रास्ते से दबाते हैं। उसके आगे की बात सुनिए। दलित अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरे हैं, उनकी अपनी मांग रख रहे हैं, हम उनको सलाम करते हैं। राहुल गांधी साहब ये कैसे भूलते जाते हैं कि 70 कितने साल से कांग्रेस शासन में थी, क्या सारे अधिकार मिल गए थे? 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि दलितों के अधिकारों की उपेक्षा की जा रही है? नहीं, मैं तो आप जिस अंदाज में प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं दोनों बातें जानना चाह रहा हूं आपसे। चुनौती नहीं दूंगा कि भाई आप इतिहास को पूरी तरह जानते नहीं है, ये मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन पासवान जी या डेनवाल जी ने जो बात कही, ये जिस कानून के संदर्भ में ये बात हो रही है, ये कानून कब बना? ये इनेक्ट हुआ 5 सितंबर 1989 को, पूरे 1 साल की बहस के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के। और उसमें भी एक कैबिनेट सब कमेटी ने पूरी स्टडी की कि 1955 से जो कानून नेहरू जी और बाद में 1906 में इंदिरा जी लाए इक्विटी के लिए, वो भी कहीं न कहीं कमजोर सिद्ध हो रहे थे कि भी तात्कालिक परिस्थितियों में उनको थोड़ा और मजबूत करने की जरूरत थी। 89 से लेकर अब तक इस कानून की परिधि में सारी चीजें व्यवस्थित चल रही थी। और डेनवाल जी ने बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि एकेडमिक बात है कि उस कानून की व्याख्या प्रैक्टिकल रूप में किस रूप में करनी चाहिए, वो एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी, तो शायद बियॉन्ड उनकी लिमिटेशन उनके समाज को लगा और सही भी लगता है। तो इस पे आप देख लीजिए, जो बवाल हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे जाना पड़ा। अब आप 70 साल की बात, और इन्होंने आज रिव्यू पिटीशन लगाया। अगर वो ये सही मानते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं, अगर आप जो कह रहे हैं वही अगर मीणा जी कह रहे हैं, आप तो निष्पक्ष एंकर हैं कि साहब ये बिना जांच के क्यों गिरफ्तार होना चाहिए, अगर मीणा जी भी यही कहते हैं तो मेरा उनसे प्रश्न होगा कि आप रिव्यू पिटीशन क्यों लगाई फिर आपने? पहली बात। दूसरी बात, 70 साल में आप बाबू जगजीवनराम से लेकर के अब तक उठाइए, डॉक्टर अंबेडकर से आज तक इतिहास देखिए, कांग्रेस की हर चीज में भूमिका रही है। और कांग्रेस ने दलित अधिकारियों के लिए, आप राजस्थान का एक उदाहरण देता हूं, आप कितनी जमीन है जो आज दलितों के लिए आरक्षित है, जो इरिगेशन सिस्टम डेवलप हुआ, इंदिरा गांधी नहर हो, चंबल हो, माई हो, जवाई हो, आपका ये बिसलपुर हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, जो कमांड एरिया की जमीनें हैं, मुरबे के मुरबे, लाखों मुरबे जमीन दलितों को कांग्रेस की नीतियों की वजह से आवंटित हुई, और उसकी वजह से आज वो मुख्य धारा में है। और एक और बात समझिए साहब, समाज ऐसे नहीं चलता है। इनकी वसुंधरा जी तो 36 कौम जय जय राजस्थान करती रहती है। 36 कौम कब बनती है? जब उनमें इक्विटी आती है। आज दलितों के अंदर आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वो उनका उत्थान हुआ है,
निश्चित रूप से सामाजिक रूप से उन्हें और शक्ति देने की जरूरत है, लेकिन वो उत्थान होने की वजह से ही आज इक्विटी आई है और आज उनमें ताकत आई है कि वो सड़कों पे आंदोलन पे उतर है। अगर उनकी स्थिति 1952 वाली होती ये तो हमने 70 साल में कुछ नहीं किया होगा, ये तो आज ये आंदोलन सफल होता। आसोपा साहब करेंगे इस बात को। आसोपा साहब आपकी हर बात स्वीकार की जाएगी। इस देश में राजनीतिक दलों को ही स्वीकार किया जाता है और वो जो कहते हैं, नहीं सुने मेरी बात सुनिए, वो ही कहा जाता है राहुल गांधी चाहे रामविलास पासवान हो, और या फिर मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आज नींद खुली है केंद्र सरकार की रिट पिटीशन फाइल करने की कि उसे पुनर्विचार याचिका के रूप में उसे कंसीडर किया जाए। कंसीडर कर भी लिया गया है, लेकिन शीघ्र सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। लेकिन राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक दल ने जवाब में पहले एक अल्फाज नहीं कहा कि कृपया शांति बनाए रखें। सुन लीजिए, आप साहब सुन लीजिए, उस वोट की फिक्र कम करिए, इस देश में, इस मुल्क में शांति बहाली की फिक्र करिए। आप लोग, आप बैठे, चाहे राजेंद्र जी बैठे हो या बीएसपी के कोई नेता बैठे होते, आग में घी डालने के अलावा कोई पॉलिटिशियन ने काम नहीं किया। ये बात अपील करते पहले कि कृपया शांति बनाए रखिए। किसी ने अगर कहा तो लास्ट में कि हम इसकी निंदा करते हैं, शांति बनाए रखिए, किस बात की बात कर रहे हैं? ठीक है, रामविलास पासवान ने जो बात कही आप उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के ट्वीट का कोई जवाब देंगे कि आज ही याद आ रही है राहुल गांधी को? इससे पहले याद नहीं है कि राष्ट्रपति के पास कौन गया साहब? राहुल गांधी जी सारे दलों को लेकर राष्ट्रपति के पास गए हैं, जब भी तो ये सारी भाजपा की घबराहट हुई है और सारी बात। सर, रामविलास पासवान 4 दिन चुप क्यों बैठे रहे? सर, मैं 4 दिन चुप क्यों बैठे? आप मेरा सवाल सुनिए एक बार। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी साहब ने ये कहा कि उनके अधिकारों से उन्हें उपेक्षित रखा गया है, अपने अधिकारों के लिए। अधिकार 3 साल से उपेक्षित है, 3 साल से उपेक्षा हुई है। सर, मैं एक उदाहरण दूंगा। पिछले 4 सालों में 2 बार तो प्रधानमंत्री मोदी रो चुके हैं, रोहित वेमुला के बाद, ऊना के बाद, सहारनपुर के बाद, और आपके वो भीमा कोरेगांव और हरियाणा में कितने घर जला दिए। 5 तो बड़ी घटनाएं हुई है और मोदी जी 2 बार रोए हैं। दलितों को मत मारो, मुझे मार दो, ये ड्रामा तो खत्म करना पड़ेगा। और डेनवाल जी ने जो बात कही, अब भाजपा का वो सिलेंडर वाला भारत बंद भूल रहे हैं क्या? पेट्रोल के 50 पैसे बढ़ाए भारत बंद, अब पेट्रोल 82 रुपए क्रॉस कर गया। देश की नींद ही नहीं खुल रही है, खुलेगी, चुनाव में खुलेगी, और जब वो बटन दबेंगे। राजेंद्र मीना साहब, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया है कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने साजिश रची है, और आपके ऊपर सीधा आरोप है कि 4 दिन से 5 दिन से जब कोर्ट में पहले पिटीशन लगाई जा सकती थी, इस देश को भारत बंद से बचाया जा सकता था। ऐसा नहीं है। जो भाजपा सरकार ने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी, उसमें ईमानदारी से कार्य किया है कि दलितों के हितैषी हैं, वे विरोधी नहीं है। हमारी पार्टी निश्चित रूप से पिटीशन की उसी दिन 30 तारीख को थावरचंद गहलोत साहब ने, जो कानून मंत्री हैं, हमारे रविशंकर जी ने पहले कह दिया कि हम इस पर पिटीशन इस पर करेंगे, पुनर्विचार याचिका लगाएंगे। तो आज उन्होंने जैसे ही कोर्ट खोला, छुट्टी बीच में आ गई थी, जैसे ही कोर्ट खोला आज उन्होंने, मैं माफी चाहूंगा सर, राजेंद्र मीना साहब रेट स्वीकार भी कर दिया। निवेदन करना चाहूंगा आपसे। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि 20 तारीख को ये जजमेंट आता है, आपके पास तो कानून के विद्युत जनों की फौज है आपके पास में। आपके जो मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, लॉ मिनिस्टर भी हैं, जिन्होंने फाइल की है, वो साथ में भी गए हैं। आपके पास में क्या कमी थी? क्या इसकी समीक्षा नहीं हो सकती थी? समय से समीक्षा हुई, कई दिन से ये कार्य चल रहा था, उसी दिन कह दिया गया कि इसमें निश्चित ही हम 2 तारीख का मुहूर्त था इस बात को लेकर के, जिस दिन बंद होगा उसी दिन हम रिट पिटीशन फाइल करेंगे। छुट्टी, संडे आ गया, सैटरडे आ गया, छुट्टियां पड़ गई, छुट्टियां जैसे ही खत्म हुई, रिट पिटीशन हो गई, याचिका हो गई, आज मंजूर भी कर ली सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सरकार के पास में इतना बड़ा तंत्र है, 15 दिन पड़े। हमें दलित समुदाय को आप लोग समझाने में नाकाम कैसे रहे? आप वोट के लिए उसे समझा सकते हैं, ये बात नहीं समझा सकते कि आपके हितों के लिए सरकार लड़ रही है, पुनर्विचार याचिका लगा रही है, आप बंद मत करिए। समझा नहीं सकते थे आप लोग? इसने 58 साल राज किया, आज तक वही आना है, बात वही आनी है। उन्होंने क्या किया 58 साल में? बाबा अम्बेडकर साहब को कभी उन्होंने सम्मान दिया? हमारी सरकार ने आते ही अम्बेडकर साहब को सम्मान दिलाने का काम किया। आज निश्चित रूप से आने वाले समय में भी अम्बेडकर जयंती मनाई जाएगी। कौन सा सम्मान की बात कर रहे हैं आप? केवल उनके पिताजी का नाम जोड़ दिया आपने? नहीं, ऐसा नहीं है। उनको भारत रत्न के साथ, उसके साथ भी उनको जोड़ा गया। उनको हर जगह सम्मान, हमारी भारतीय जनता पार्टी गांव में जाकर के, जिलों में जाकर के हर जगह इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो। यूपी में आप लोग तोड़ रहे हो, राजनीतिक रोटियां कांग्रेस सेक रही है, सारा काम आप कर रहे हो। हमारी तो कब पक्ष धर रही है पार्टी, हमेशा तैसी रही है। मैं बताऊं आपको, हमारी सरकार की बात करता हूं, अभी 2016 में 14 अप्रैल को कानून बनाया, हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने
ये कई तरह के मूछ के बाल काटना, सर के बाल एक बात जानना चाहता हूं, खोदना, साला ढोना, मैं बताऊं चुड़ैल, जादू टोना, दलित निवेदन करना चाह रहा हूं, नहीं बनाया जा सकता। एक बात सुनेंगे मेरी बात, एक बात सुनिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, हो सकता है कि बहुत सारे दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें बुरा लगे, हनुमान जयंती को शोभा यात्रा निकाली जाती है, रमजान के महीने में जगह जगह प्याऊ लगाई जाती है, राम जी की सवारी निकाली जाती है। अंबेडकर जी इस दुनिया में नहीं है। अंबेडकर जी के बारे में आप चाहे कुछ भी बना दे, हो सकता है एक तबका खुश हो, लेकिन क्या उन लोगों के रोजगार के बारे में, उनकी रोजी रोटी के बारे में सोच सकते हैं? मुझे लगता है कि अंबेडकर जी की शायद यही नियत रही होगी। अंबेडकर जी को भारत रत्न दे दीजिए और 100 दलितों को आप नौकरी छीन लीजिए। अंबेडकर जी को खुश कर रहे हो, जो मौजूद दलित हैं उनको खुश करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं आप लोग। काम कर रहे हैं, दलितों के हित में हमारी सरकार काम कर रही है। जितनी उनकी योजनाएं सब उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है और आगे भी विशेष ध्यान देकर के ST SC हो चाहे कोई हो, हर वर्ग के लिए हमारी पार्टी गंभीर है और निश्चित रूप से उनके अच्छे काम कर रही है। सर, भारत बंद के लिए कौन जिम्मेदार, मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये भारत जिम्मेदार तो ये राजनीतिक पार्टी है जो उनको भड़का कर ये षड्यंत्र रच के ये जानबूझ के किए, जबकि तो 4 दिन पहले ही कह दिया कि रिट पिटीशन करेंगे, याचिका लगाएंगे, और आज जैसे ही कोर्ट खुला रिट पिटीशन की मंजूर भी हुई। ऐसा नहीं, हम तो खुद हितैषी हैं, हमने काम किया है पार्टी के लिए और पार्टी काम कर रही है इसके लिए, दलितों के लिए, और हमेशा रहेगी भी हितैषी। कुछ भी करना देनवाल साहब, देखिए हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम, फेडरल सिस्टम में चाहे स्टेट असेंबलीज जो अपनी गवर्नमेंट बनती है वो देख लीजिए, राजनीतिक दल के माध्यम से सरकार बनती है, क्योंकि हमारे यहाँ पूरा एक सिस्टमेटिक तरीका है, हमारी परंपरा चल रही है लोकतंत्र में। कांग्रेस दावा कर रही है, बीजेपी दावा कर रही है, और अगर हमें तीसरे को पार्टी होती तो वो भी आपके हितों की दावा करती, फिर आप लोग इतने बेचैन क्यों हैं? देखिए ऐसा है, आजादी के 70 साल बाद चाहे भाजपा हो या कांग्रेस ने तो ऐसे जैन कॉलेज, सुबोध कॉलेज, पारिक कॉलेज, अग्रवाल कॉलेज और कोई रोजी रोटी हमारे को किसी दिन नहीं दी। एक बात। दूसरी बात यह है कि मान सम्मान स्वाभिमान वाली बात है। अगर बीजेपी या कांग्रेस का ने हमारे नेता नेतृत्व करता, विधायक सांसद हकों की बात करने वाले, सम्मान की बात करने वाले, इज्जत की बात करने वाले अगर हमारे विधायक सांसद बनाते तो शायद ऐसी बात नहीं होती। और आज की डेट में विधायक और सांसद भूमि सुधार को जोड़िए, आप आज की डेट में न्याय नहीं करेंगे समाज के साथ। और सांसद जिस प्रकार एक बंधुआ मजदूर टाइप है, उसी प्रकार हमको देखने को मिल रहा है। कोई जिस प्रकार से मुंह पर बिल्डिंग कर दी हो, कोई विधायक सांसद बोलने को तैयार नहीं है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सर, मैं डेनवाल साहब एक बात सुन लीजिए। इस देश के राष्ट्रपति दलित रहे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री दलित रहे, प्रधानमंत्री की बात अगर राजस्थान के कर रहे हैं, जगन्नाथ पवार यहाँ पे मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री बूटा सिंह दलित रहे। तो मैं वो जानना चाहता हूं कि जो आंदोलन के रूपरेखा तय करते हैं वो दलित नेता सिर्फ अगर नेता बने जब नेतागिरी होगी। द्वारा नहीं, बस ऐसा है कि हमारे को तो आज 70 साल बाद भी ये पार्टियां हमको तो आपस में लड़ाने झगड़े काम करती है। बाकी हमारे ये बात नहीं करती कि आपको अंबेडकर विश्वविद्यालय बना रहे हैं, आपके लिए कॉलेज बना रहे हैं, आपके लिए कल कारखाने बना रहे हैं, आपके लिए उद्योग बना रहे हैं, आपके लिए बड़े बड़े शानदार व्यवस्था करें। कुछ नहीं, कारीगरी कर लो, बेलदारी कर लो, रंग समिति कर लो। सहमत नहीं, एक करेक्शन करूंगा। आप आज जाए कांग्रेस हो, हमारे को 1 बीघा 2 बीघा जमीन देती हो। किसने कहती? मुरबे के मुरब पे आप जाइए ना, खाजूवाला, गंगानगर, रायसिंह नगर, बीकानेर, आप जाइए, कोटा 12, झालावाड़ जाइए। कि 70 साल कांग्रेस का काम किया, काम तो नहीं है कांग्रेस। चलो मैं ओम सैनी साहब के पास जाना चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा। आपके पास आऊंगा, मैं ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। जी सैनी साहब, ये जो हम दृश्य देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप, तोड़ फोड़ इतने साल बाद भी, और आपने एक बात कही और वो सत्य है, सामने दिखाई भी देती है कि आप काली पट्टी बांध करके 2 घंटे ज्यादा काम कर दीजिए किसी शांत जगह पे बैठ करके, जहां से आपकी लाल बत्ती तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी, वीआईपी कल्चर खत्म करने की पहल की जो राजनीतिक दलों को करनी चाहिए थी। काफिला कहीं से निकल करके जा रहा हो, कितने लोगों का ध्यान पड़ता है, आपके ज्ञापन जो देते हैं कितने लोगों का गौर फरमाते हैं उस पर। यह बात सही है कि जब तक आप पटरी नहीं तोड़े, जब तक आप रास्ते नहीं रोके, हिंसक घटना नहीं करते, सरकारों के कान पे जू नहीं रखती। जो मुझे लगता है इस परंपरा के लिए हमारी राजनीतिक दलों से जुड़ी हुई पार्टियां जिम्मेदार हैं, चाहे 10 साल से यह सिलसिला चल रहा हो, चाहे 5 साल से चल रहा हो। इसके लिए मुझे लगता है कि एक बड़ी सोचने वाली बात है, क्या वास्तव में आज अगर दलित अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी है इसके लिए?
देखिए, कुल मिलाकर के मैं इस बात को यूं कहना चाहता हूं कि संविधान सभा ने जब सारे कानून बनाए और बाबा साहब अम्बेडकर उसके चेयरमैन रहे और जिस तरीके से समाज के दो तबकों को उन्होंने देखा कि साहब जो एसटी के लोग हैं, जो एससी के लोग हैं, जो जिस तरीके से पिछड़े हुए रहे हैं, उनको कुछ प्रिविलेज देने की बात कॉन्स्टिट्यूशनली हासिल हुई। उन कॉन्स्टिट्यूशनली हासिल के मैं समझ रहा हूं कि जो रोष है, जो शायद चर्चा नहीं हो रही, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, रोष इस बात का है कि हमारी जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, ये उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के रक्षा के लिए अपने आप को पेश करती रही है। श्रीमती गांधी के जमाने में जिस तरीके से प्री पर्स और इन सब के खिलाफ में एक सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई फैसले किए और उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो रोल अदा किया वो एक अलग रोल था। लेकिन यही सर्वोच्च न्यायालय अगर उस जमात को जो आज बहुत पिस रहा है, इसमें कोई शक नहीं, जो उदाहरण असोफा जी ने दिए वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि दलितों के साथ में जो कुछ होता रहा, गुजरात में होता रहा, यूपी में होता रहा, राजस्थान में होता रहा, हिंदी बेल्ट में तो खूब हुआ है, क्योंकि जो दक्षिण का एरिया है उसमें लोग बड़े जागरूक रहे हैं और दलितों ने अपने अधिकार हासिल किए हैं, चाहे वो डीएमके की लीडरशिप में किए हों, चाहे एआईडीएमके की लीडरशिप में किए हों। केरल को छोड़ दीजिए, आंध्रा को छोड़ दीजिए, वहां भी इसी तरीके से। लेकिन उत्तरी भारत में दलितों के साथ में, ट्राइब्स के साथ में जो अत्याचार हुए हैं उनके बारे में उस तरीके से नहीं सोचा गया। तो ऐसे में जब फैसला आता है, इस फैसले पर जिम्मेवारी बनती थी कि केंद्र सरकार तत्काल अपना रिएक्शन देती और साथ साथ में कि हम लोग रिव्यू पिटीशन जो दायर करेंगे वो बात कही होती। लेकिन सरकार ने देख करके समझा कि ये शायद इसको रुक जाए। एक निवेदन करना चाहूंगा हम जी, ये बात सत्य है कि जिस दिन ये आया था उसी दिन बिल्कुल बयान आया सरकार की ओर से कि इस फैसले को हम देख रहे हैं और उसके बाद पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। ये बात अलग है कि ये याचिका के सदिच्छाएं, अगर सरकार की सदिच्छाएं स्थापित होती, एक मिनट साहब, जब सरकार की अगर सदिच्छाएं स्थापित होती तो ये सिलसिला ही नहीं बनता। दुर्भाग्य से हो ये रहा है कि पिछले 4 साल से लगातार दलितों पे और ट्राइब्स पे जो हमले हो रहे हैं उनको लेकर के सरकार की जैसा रुख होना चाहिए वो नहीं रहा है। और यही वजह है कि जो आंदोलन अचानक इतना उग्र हो गया, जो होने की संभावना ही नहीं थी। उसके पीछे लोगों का रोष है। आप वो रोष देखिएगा, इसमें ये मत देखिए, क्योंकि जो दूसरे आंदोलन उग्र होते रहे उनके बारे में रोष नजर नहीं आया। अगर पटरियां उखाड़ी है, उन्होंने का आग लगाई है तो उस पर रोष नहीं हुआ। लेकिन ये जो कमजोर तबके के लोग एकत्रित होकर के ऐसा कर रहे हैं, इसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। लेकिन ये रोष है और इस रोष को नियंत्रित करने की जिम्मेवारी राजनेताओं की है, पॉलिटिकल पार्टीज की और केंद्र सरकार की सबसे ज्यादा है। वो रोल अदा नहीं हुआ है। मुझे ये लग रहा है कि आज मैं दिन भर से यही देख रहा हूं कि जो हमारी जमात के लोग भी लांछित कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने आक्रोश दिखाया है। मेरा कहना यह है कि उनके प्रति हमें देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, हिंसा की निंदा की जानी चाहिए, चाहे हमारी जमात हो चाहे कोई जमात हो। हिंसक घटनाओं के ये बात अलग है कि राजनीतिक दलों के कानों पे जू तभी रहती है जब हिंसक घटनाएं और अपनी बातें मनवाने का रास्ता सरकारों पे कि जब रास्ता ये। लेकिन हम इस बात की इस बात की पूर्णतः निंदा करता है कि अगर रास्ते में लोगों को परेशान किया गया है, हिंसक घटनाएं की गई है, तोड़फोड़ की गई है, हम इसकी बिल्कुल निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। हिंसक घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है और राजनीतिक दल अपने वोट बैंक की वजह से हो सकता है इस रास्ते को बिल्कुल खोल दिया हो, लेकिन लोकतंत्र कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप हिंसक घटनाओं के माध्यम से राहुल गांधी का एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं भारत बंद। मैं ओम सैनी साहब के पास में था। ओम जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि ये बात सही है कि ये राजनीतिक दलों से जुड़े हमारे साथी बैठे हैं, इनको विचार करना चाहिए कि हम समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। और ये बात ठीक है कि जब एक व्यक्ति को या एक तबके को, एक समुदाय, एक समाज को ये लगता है कि हमारी मांग मनवाने का रास्ता यही है, लेकिन लोकतंत्र कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देता है। और इस सरकारों को सोचने की बात है कि हम देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वोट के लिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सत्य यही है कि सत्ता हासिल करने के लिए अलग अलग किस्म के सिलसिले होते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि जो बात ईमान के सामने होती है, जो बात उसूल के साथ में, तथ्यों के साथ में सामने आती है, सरकार का दायित्व बनता है कि उसको तत्काल
स्वीकार करे, बजाय उसको टालने के, लोगों को इकट्ठा होने के, उनकी जनशक्ति देखने की जो चाह है, उसके बाद में ही कुछ करने का जो सिलसिला बना, ये अपने आप में बड़ा खतरनाक है। पहले एक आदमी भी अगर बोलता था तो बात स्वीकार की जाती थी, देखी जाती थी, समझी जाती थी। अब ये हो रहा कि समूह का समूह आता है, पूरा रेला का रेला आता है, वो भी सहज रूप से अगर आता है तो कोई नहीं सुनता, लेकिन आज जैसे आप उग्र होते हैं तत्काल आपकी सुनाई होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सिस्टम इन सब चीजों को समझ नहीं रहा, नेतृत्व बड़ा कमजोर हो गया, नेतृत्व को जनता की नब्ज पे हाथ नहीं है, और कब इस तरीके से बिफर जाए, कब हिंसक हो जाए, इसके लिए कोई कंट्रोल, नियंत्रण नहीं है। तो ये अपने आप में अच्छी बात नहीं है, ये चिंता का विषय है, पूरे लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। लेकिन इसके लिए जिम्मेवार कौन है? मैं कहना चाहता हूं सत्ताधारी दल जिम्मेवार है। जो भी सत्ता में बैठे हुए हैं उनका काम बनता है कि इन सब चीजों को नियंत्रित करें, लोगों को संतुष्ट करें, उनको सही रास्ते पर चलने के लिए बाध्य करें। पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी जिम्मेवारी पूरी करें। किस तरह के हिंसक रास्तों पर चलने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, हमारा अपना समाज है। अगर उसमें सब कुछ होता है तो इसकी कौन तारीफ करेगा? ये बात जानी चाहिए, लेकिन साथ साथ में अन्याय के खिलाफ भी उसी तरीके से खड़ा होना चाहिए लोगों को। अन्याय अगर हो रहा हो तो हम खामोशी से देखते रहें कि साहब ठीक है, वो अपने आप जानेंगे। पूरे समाज को खड़ा होने की बात होती है। मैं आसोपा साहब आपके पास में आना चाहूंगा। ये बीजेपी और कांग्रेस का इश्यू नहीं है, क्योंकि पहली बार ना तो कोई हिंसक आंदोलन इस देश में हुआ, इससे पहले भी लंबे समय से हम देख रहे हैं कई बार इस तरह की घटना हुई है, चाहे किसी प्रदेश की बात हो, और सरकारें उस पर रिएक्ट करती हैं जब दंगे शुरू हो जाते हैं या कहीं पर हिंसक घटनाएं होती हैं, फायरिंग होती हैं। और अगर प्रशासन लाचार है तो समझ के चलिए कि सरकार खामोश है, सरकार लाचार है, क्योंकि आपका फेस वहां एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हो, चाहे पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग खड़े हुए हैं वहां पे वो लोग हैं, अगर वो हाथ बांध के लाचार बन करके हेलमेट और डंडा हाथ में लेकर के यूं खड़े हुए हैं और उपद्रव कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सरकारी राजधर्म को सरकार नहीं निभा रही है, कोई भी गवर्नमेंट हो। ये क्या परंपरा हमारे यहाँ शुरू हो चुकी है कि जब तक आप हिंसा नहीं करेंगे तब तक सरकारों के कान पे जू नहीं रेंगती है। इस पे टिप्पणी तो जो शासन में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी, मैं माफ करूंगा, मैंने एक बात कही सर, एक बात सर, बिल्कुल इनसे तो जवाब, मैंने एक बात आपसे रिक्वेस्ट की थी इस बात को लेकर के कि पहले मर्तबा इस मुल्क में ऐसा नहीं हो रहा है, लंबे समय से सिलसिला देखते आ रहे हो और बढ़ता जा रहे हैं। आपका वैसे बीजेपी कांग्रेस का इश्यू नहीं है, गवर्नमेंट आपकी हो, आपकी सरकार को भी आप क्लीन चिट खुद नहीं दे सकते दिल से कि हमारे सरकार के वक्त में ऐसे दंगे नहीं हुए और उसके बाद हमने एक्शन लिया हो, ऐसा नहीं है। इनके गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी सरकार हो, चाहे और कोई दूसरे राजनीतिक दलों की रीजनल पार्टीज जहां पे हैं, वहां की स्टेट गवर्नमेंट्स हो, कई जगह ये हालात है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आप इसे उचित मानते हैं, क्या रास्ते नहीं निकाला जा सकते पहले से? अब एक बात देखिए, वो तो कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तो मुझे लगता है हो सकता है आप फिर कहें कि कांग्रेस जो है वो प्रोएक्टिवली एक्ट करती आई है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन रहे थे तो हर मुद्दे पे, दंगों पे भी उन्होंने कहा था हम प्रोएक्टिवली काम करेंगे। ठीक है सर, मैंने सवाल पूछने से पहले से आपसे निवेदन किया था, इसे मैं राजनीतिक धारा में जोड़ना चाहता हूं। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं, पॉलिटिकल डिबेट में मैं एक लाइन का आंसर है आपके लंबे प्रश्न का, बताइए। इतना सा है कि सरकारों की इच्छा शक्ति हो और उस मुद्दे पे वो क्लैरिटी हो और राजनीति करने की मंशा नहीं हो तो सरकारें ऐसे आंदोलन होने से रोक सकती हैं। जैसा कि इस मामले में जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसी दिन शाम को अगर मोदी जी, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा क्यों फैसला है उसकी पृष्ठभूमि में जाएं कि ये एक महाराष्ट्र का एक अफसर का केस था, उसको इम्प्लीकेट क्या हुआ, क्योंकि भागवत जी बिहार चुनाव में कह चुके थे कि आरक्षण समाप्त करेंगे, तो लोगों को लगा कि ये दिया सलाई लगाई है, सिगरेट जलाई है, सिगरेट लंबी लंबी होते होते जलते जलते होठ पे आ जाएगी, इसलिए लोग इससे भयभीत हो गए और ये स्वतः स्फूर्त हो गया। ये बात हुई। एक बात और है, सपोज ये आरक्षण समाप्त करते हैं अब तो उत्तर ही लंबा हो रहा है, 27% ओबीसी का भी आरक्षण खत्म होने वाला है। अगर भाजपा इसको छेड़ेगी तो मूल ओबीसी का जो 27% है, जाट, सुथार, जांगीड़, कुम्हार, सुनार, नाई, चारण, इनका भी फिर समाप्त करेगी। ये तो समाज देख ले कि वो संविधान के हिसाब से कर, क्योंकि इनकी जो बेसिक मानसिकता है, जो उन्होंने राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है कि आरएसएस और भाजपा का जो डीएनए है वो दलित और पिछड़ा विरोधी है, वो समूहों को राजनीति के दायरे में करते हैं। और मुझे तो निराशा भी है, निराशा इसलिए है, राजस्थान ले लीजिए, सारे के सारे दलित विधायक भाजपा के जीते, एक बाद में उपचुनाव में हम जीते, सारे सांसद देख लीजिए। अब उतने समूह के साथ आप शासन में आए हो और उस पे उसी दिन प्रोएक्टिवली रिएक्ट नहीं करते हो, कितनी आप साफ कह दो ना कि हम सुप्रीम कोर्ट से सहमत हैं
और उस कानून के संशोधन का दूसरे दिन क्यों कह देंगे? देख ले आते। कह ही नहीं सकते वो ना। तो राहुल गांधी हम तो जी काम ने कर रहे हैं ना। देखो, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता हूं। मैं इंटरप्ट वाली बात नहीं कर रहा। 29 साल से जब 29 साल से ये एक्ट आया हुआ है, 29 साल से। आई एम सीरियस। राहुल गांधी जी से राष्ट्रपति से मिलने के मैंने बाद सिर्फ आपसे ये बात जाननी चाहिए। सही मेरे तो आप सिर्फ इतना सा बता दीजिए कि आप कंपेरिजन मत करें, मैं आपको गिना भी सकता हूं। आप ये मत कहिए कि बीजेपी के टाइम ये, आप लोग तो ऐसे तोड़ रहे कि हमारे टाइम पे दंगे कम हुए थे, इनके टाइम पे ज्यादा हुए थे। आपके टाइम पे कम क्यों हुए कम? मैं तो ये कह रहा हूं, देखिए ये 36 कौम का देश है, हमको सब लोगों को साथ लेके चल। आपकी डिबेट सभी समाज के लोग भी सुन रहे होंगे। मैं तो साफ कह रहा हूं कि ये देश बुनकर भी चाहिए तो पंडित भी चाहिए, मौलाना भी चाहिए तो ईंट चुनने वाला मजदूर भी चाहिए, तो ताना बाना बिगाड़ा किसने सर? उद्योगपति भी चाहिए। आसोपा साहब ये भी बता दीजिए, ये ताना बाना बिगड़ा क्यों है? सबको सबका हक देना। ये ताना बाना बिगाड़ा किसने? आप ये बता दीजिए, किसने बिगाड़ा? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अगर आप मुझे वन लाइन कहेंगे, हाँ बिल्कुल, एक ही लाइन बोल दीजिए, 5 लाइन है आपकी। कि जनता लगातार कांग्रेस की सर्व समाज की नीतियों के अनुसार काम कर रही थी। 30 साल तक कांग्रेस इनसे हटी नहीं, तो 77 में ये हमारे समाजवादी जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं वो, और ये आरएसएस वाले सब जयप्रकाश नारायण जी की अकल निकाल ली और उन्होंने इस तरह का प्रोपेगेंडा रच दिया। तब से ये सत्ता का इनको लग गया, तो ये अपना एजेंडा चला रहे हैं जो 1925 में संघ। लेकिन आसोपा साहब आप क्या सोच रहे थे कि बिल्कुल लिखा हुआ था जब 1947 में मुल्क आजाद हुआ था कांग्रेस को सरकार सौंपी जानी थी? कह रहा हूं विचारधाराओं की लड़ाई है। ऐसे बात कर रहे हैं कि विचारधाराओं की लड़ाई है। योगेंद्र जी एक बात पूछी, विचारधाराओं की लड़ाई, एक बात पूछी जानी चाहिए। वो ये कहना चाहता हूं कि ये ST SC को हर 10 साल में जो रिजर्वेशन का एक्सटेंशन किया आपने, वो करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसलिए कांग्रेस पार्टी भी जो शासन में रही वो इतनी धुली हुई नहीं है कि वो कह सकें। उसके अलावा क्या एक बार भी कभी उसका रिव्यू किया गया कि क्या पोजीशन है, कितने लोगों को इसका लाभ मिला कि नहीं मिला? एक गली नहीं। मैं इन्हीं के 1956 का अवार्डी सम्मेलन का जो रेजोल्यूशन है, जिसको लेकर के लगातार श्रीमती गांधी एंड कांग्रेस पार्टी अंदर झगड़ा करती रही, और 67-68 में जो सिंडिकेट इंडिकेट का युद्ध हुआ है, भूलते क्यों है? इनको भी याद रखना चाहिए कि ये जो वोट बैंक वाला सिलसिला स्टार्ट हुआ 10 साल के एक्सटेंशन के साथ में स्टार्ट हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है उनको सिटीजन को मिलनी चाहिए थी। इसके लिए जो भी शासक दल रहा, निश्चित रूप से कांग्रेस शासक दल रहा, उसकी जिम्मेवारी बनती थी, वो पूरी नहीं हुई। उसका नतीजा है कि उसके बाद में जो भी पार्टियां आई उन्होंने इसका लाभ लगातार उठाना स्टार्ट किया। हर 10 साल में एक्सटेंशन का सिलसिला, चाहे जनता पार्टी का शासन रहा हो, चाहे VP सिंह का शासन रहा हो, चाहे वो चंद्रशेखर का शासन रहा हो, चाहे वो अटल जी का शासन रहा हो, चाहे मोदी जी का शासन रहा, हर 10 साल में एक्सटेंशन मिल रहा है। उसकी वजह यही है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के लिए आप कमिटेड थे, वो आपने लोगों को मुहैया नहीं करवाया। राजेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए ये बात सही है कि रूलिंग पार्टी कोई भी होती है, जिम्मेदारी उसकी होती है, आपको व्यवस्था करनी है। आपके बंद का मालूम आप लोगों को था कि बंद होगा, बंद की स्थितियां क्या हो सकती हैं, इससे आप जब आम जन को इस बात का अंदाजा था तो आप लोगों को क्यों नहीं लगा? और दूसरी बात, ये बात सही है कि 20 तारीख को आपकी पार्टी के नेता खामोश रहे। 23 तारीख को रामविलास पासवान ने पहली बार प्रेस ब्रीफिंग करके कि मैं एनडीए के सदस्य के नाते, और मिस्टर अठावले उनका जिक्र आया था कि एनडीए के नाते ये सरकार से हमारी बात हुई है और हम इसमें पिटीशन के लिए चर्चा करेंगे। हर बात के ऊपर अगर प्रधानमंत्री रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे मिस्टर आसोपा कह रहे हैं और बेनवाल साहब कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री साहब भी बोल सकते थे। यह हालांकि देखिए उनका विशेष अधिकार है कि वो बोलते कि नहीं बोलते, कि उनके किसी मंत्री को आगे करते हैं। नहीं, मंत्री जी तो उन्होंने तुरंत ही उसी दिन कह दिया कोई इसमें राहुल जी के बाद मंत्री जी बोले, आप तैयारी को उठा के देख लीजिए। आपका काम तो है सारा, ये राजनीतिक ड्यूटी आप सीख रहे हो। ये जितनी क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस यही करा रही है दंगा, ये सारे काम दंगा कराने का, आग में घी डालने का काम इन्होंने किया। आप तो आज मैं कह रहा हूँ हर जगह इन्होंने लड़ाने का काम किया। तो ये सरकार ने 29 ये बात ही नहीं कर रहा। मैं भाई 29 वर्ष हो गए इस कार्यक्रम को, 29 हूं। वर्ष से ये एक्ट आया हुआ है, जब से हमारी सरकार ने पूरा साथ दिया है, दलितों के साथ रही है। कहीं भी कभी ऑब्जेक्शन किया हो? राजेंद्र जी मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, राजस्थान मेरा सवाल दूसरे इनसे भी नंबर पे है, दलित था, अत्याचार मेरा इनसे भी नहीं, था, कोई अत्याचार मेरा इनसे भी था, आपसे भी आपके टाइम में है। सर मेरा इनसे भी सवाल था, आपसे भी सवाल है। मैं सिर्फ इतना सा पूछना चाह रहा हूँ। पुराने देखा ना, चलिए मैं तो सिर्फ इतना सी बात जानना चाह रहा हूँ। और मैंने इनसे भी पूछा था, ये तराजू में क्यों तोल रहे हो आप? चाहे
हिंसक घटनाएं हो, चाहे बंद हो, या आप लोगों की ये तराजू में क्यों डाल रहे हो? मैं तो आज से पहले कहा कि रूलिंग पार्टी जो होती है उसकी जिम्मेदारी है। मेरी ये ठीक बात है, ये हुआ, ये थोड़ा गलत हुआ, ये हमने शांति से कई आंदोलन किया भी, तो ये शांति से होना चाहिए था। निश्चित रूप से ऐसी घटना दोबारा नहीं हो, इसके लिए सरकार और भी गंभीर होकर काम करेगी निश्चित रूप से। और जिनके जो याचिका ये लगा मंजूर भी कर ली, वो निश्चित रूप से सरकार दलितों के हित में काम करना चाहती है और उनको सम्मान भी देना चाहती है, ऐसा नहीं है। और हमारी सरकार बिल्कुल उनके हित में काम करना चाहती है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, हित में करते रहिए। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल है, आप दोनों पार्टियों के नेता यहां पे बैठे हैं, और कसर नहीं छोड़ी गई, किसी ने कसर नहीं छोड़ी है दलितों के उत्थान में। लेकिन फिर भी दलित अभी भी दलित है, दलित नौकरी को मोहताज है। वो मैला जो ढोने को है, आज भी हम उससे बाहर उसे नहीं निकाल पा रहे हैं। महज एक दलित की जो डेफिनेशन हमने बनाई है कि वो उसके लिए जिम्मेदार मैं कह नहीं सकता ऐसे अल्फाज को, लेकिन आज भी उसको बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं कि वास्तव में उसकी स्थिति क्या है। दोनों दावे कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ डेनवाल साहब जब बताएंगे। डेनवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वास्तव में दोनों पार्टियां दलितों के भले, उनके हितों के लिए कोई कमी नहीं रख रही है, फिर भी आज स्थितियां क्यों बनी? आपको क्यों सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? दोनों ही पार्टियों ने हमको वोट की मशीन समझ रखा। आज से हम चोट की मशीन साबित हुए हैं। एक बात, आज से हम चोट की मशीन साबित हुए, हम भी चोट करना सीख गए हैं। राजनीतिक पार्टी हमको वोट की मशीन समझती थी, हम चोट की मशीन करना सीख गए हैं। अगर ये जो PIL सुप्रीम कोर्ट में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमको और लंबा टरकाने की कोशिश कर रहे हैं। बजाय आप संसद बुलाते, संसद बुला करके बहुमत से निर्णय करके अपाज कर देते तो हमारा ठंडा होता, हाँ सरकार हमारे साथ कर दे। मगर ये तरकाने की एक जो है, शायद लगता है कि तारीखों पर तारीख, तारीखों पर तारीख, तारीखों पर तारीख, तारीखों पर तारीख दे करके, और हमारे हितों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से कि संसद बुलाएं, संसद बुला करके, और संसद तो चल रही है बुला, जो संसद चल रही है उसमें बुला करके, और इस जो है उस कानून को और मजबूती से, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसको खारिज करें और ताकतवर कानून बनाएं, ताकि हमारे हितों की रक्षा हो सके और हमें भी मान सम्मान स्वाभिमान के साथ हम जिंदगी जी सके। जिस प्रकार से देश में सुरक्षा का माहौल है, सुरक्षा का माहौल कायम हो सके, ताकि हमें यह लग सके कि भारत सरकार, हमारे चाहे सरकार कोई सी भी हो, वो हमारे साथ है, ताकि हम भी सम्मान से जिंदगी जी सके। आज देश के अंदर सुरक्षा का माहौल नहीं होता तो शायद बिना किसी के आह्वान के इतनी जो जनसंख्या में लोगों का हुजूम, गांव के गांव, देश के प्रत्येक राज्य में खड़े हुआ है, ये कोई ये किसी के बहकावे में या किसी के आह्वान पर नहीं है, स्वयं प्रेरित। बहुत बढ़िया बात है। डेनवाल साहब, आप समाज के नेता, मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग कितना रिव्यू करते हैं? सरकारें तो फेल रही हैं, सरकारों को तो वोट चाहिए, लेकिन आप लोगों ने कभी रिव्यू किया कि रमसी लाल के घर में क्या हो रहा है? और धन्ना लाल का बेटा IAS बनता जा रहा है, उनका बेटी भी IAS बन रही है, उसका बेटा रामसाई का टॉपर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बन पा रहा है। किसी ने समीक्षा किया इस बात की कभी? हमारे हर महीना हम लोग समीक्षा करते हैं, और समीक्षा करने के साथ साथ में हमारी, क्योंकि आपके आरक्षित वर्ग में पैरेलल ये भी एक आवाज निकलना शुरू हो गई है कि क्रीमी लेयर को आउट करिए। देखिए कि मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु जिस प्रकार से आज तो पेड़ खड़ा भी नहीं हो रहा, और आप जो वटवृक्ष की बात कैसे कर लेंगे? आरक्षण के नाम पर ठीक है, मैं एक बार, जैसे एक बार MLA बन गया, 2 बार MLA बन गया, कोई किसी का बेटा बन गया, तो मैं ये आप जो करें मैं उसके जैसे उसमें नहीं हूं, परंतु आज कोई भी देश के अंदर, मैं चाहे BJP हो या कांग्रेस हो, हमारा नेता नहीं है और नेतृत्व करता नहीं है, और नेता बाबू जगजीवन राम जी के बाद न कांग्रेस में है और BJP में तो है ही नहीं। अगर नेता नेतृत्व करता होता तो हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की बात संसद में भी, ये तो पासवान जी, बाकी तो ये जो अपनी छोटी मोटी जो है अपनी है, क्योंकि 1-2 MP लिया, गठबंधन कर लिया। केंद्र में कैबिनेट मंत्री है साहब, अजी तो कैबिनेट मंत्री तो बहुत सारे हैं, परंतु कोई बोले तो सिर्फ समाज के लिए, समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए बोलते, और मैं उनकी जगह होता तो 1 मिनट में इस्तीफा देकर जो बैठ जाता, मैं हटा से नहीं रहना। अजी वो इसलिए क्या है कि आज पूरे देश के अंदर मैं देशवासियों को और शांति प्रिय उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, वंचित समाज के उन संगठनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो शांति तो रही नहीं ना, उसके लिए क्यों धन्यवाद दे रहे हो? शांति व्यवस्था तो रही नहीं, खड़े होने के लिए
शांति के लिए शांति प्रिय रहा, उसके तो साथ साथ में खड़े होने की बात कर रहे हैं आप। थोड़े स्क्रीन पे देख के क्या हालात बन रहे हैं, जगह जगह आग लग गई है, तोड़फोड़ हो गई है। अगर देश में अगर तोड़फोड़ हुई है, कहीं भी असंता हुई है, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, हम समझ भी चाहते हैं और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, उसके लिए भी हम विचार करते हैं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और हमने कम से कम 1000 फोन करके कहा भाई कोई भी प्रकार की घटनाएं ऐसी नहीं होनी चाहिए। परंतु चूंकि बिना नाथ के नालदे थे, वो नाथ थी नहीं, नालदे थे तो धड़ाधड़ मारना स्वाभाविक था। और इसके लिए अगर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हुआ, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। परंतु आज जो भी खड़े हुए यहाँ का हकूक के लिए खड़े हुए, किसी पार्टियों के आज दिन तक ये वंचित समाज किसी पार्टी के आह्वान पर रैली पर करता था, आज दिन तक किसी पार्टियों के आह्वान पर करता था। पहली बार देश के अंदर बिना किसी पार्टियों के ये लोग खड़े हुए हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए या अपने सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए खड़े हुए हैं। इसमें छुटपुट घटनाएं तो होनी थी क्योंकि बिना नाथ के नालदे थे, और अगर नाथ चली होती। सशक्तिकरण का काम कांग्रेस ने ही किया है। डेनवाल साहब, इस बात को स्वीकार कर लीजिए आप। कांग्रेस में 70 साल बाद में भी, मैं कांग्रेस के 70 साल बाद भी हमारा नेता नेतृत्व करता नहीं है। जगजीवन राम जी के बाद में कोई नेता कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में तो है ही नहीं। और हमने तो ऐसे कैसे करा बीजेपी में? आज हमारे राष्ट्रपति कौन है बताओ आप? अरे राष्ट्रपति तो आज अर्जुन जी बना दिया, कैसी बात कर रहे हो? हमने बिल्कुल क्या नहीं दिया उनको, बीजेपी ने सब कुछ दिया है और आज भी देने वाले, सम्मान और भी देने वाले। और भी आपकी नजर में कैसा रहता है? चलिए आपकी नजर में सोचेगी उपेक्षित वर्ग का कैसा नेता होना चाहिए कि जो आपको लगे कि हाँ बिल्कुल ये नेता है और लगता है कि आज दलितों को स्थान होना चाहिए। आज आपके माध्यम से मैं सभी से देख रहा हूं कि संसद के अंदर, विधानसभा में किस ने ठोक ठोक के बात की, साहब समाज में ये बात है, इनका हक होना चाहिए, सम्मान की बात होनी चाहिए, इज्जत की बात होनी, बोलते ही नहीं है। ऐसे बैठे थे जिसमें यूं हाथ भी नहीं करते ऊपर। तो ये 70 साल में बाद में ये आजादी इसलिए थोड़ी आई थी। 70 साल से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ओबीसी के लोगों को, एससी के लोगों को, एसटी के लोगों को सभी समान कानून के तहत उनको ये दिया था, जाओ मेरे समाज के लोगों वोट के माध्यम से आप लोग राजा बनना। मगर वोट के ऐसे लाकर राजनीतिक पार्टियों ने टिकाया, बोलता ही नहीं है। हमारा नेता नहीं है, नेतृत्व तो आपने एक बड़ी बात कही है कि पहली मर्तबा बिना किसी के आह्वान पे दलित समाज, उपेक्षित समाज अपने अधिकारों के लिए खड़ा हुआ है। ओम सैनी साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा कि ये जो रिएक्शन आ रहा है, वास्तव में अगर विदाउट लीडरशिप अगर ये स्ट्रेंथ अगर खड़ी हो रही है, तो आने वाले चुनाव जिनकी राजनीतिक दलों को चिंता है, कोई इसका रिफ्लेक्शन या इफेक्ट कुछ दिखाई देगा आपको? देखिए, कुल मिलाकर के वैसे डेनवाल साहब कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मायावती वाली बीएसपी पार्टी के जो जन्मदाता काशीराम थे, उन्होंने जो काम किया दलितों के बीच में, वो सब जानते हैं कि अम्बेडकर के बाद में अगर किसी ने दलितों को हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज किया तो वो नारा भी लगा था, बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेगा। एक मिनट, बस एक ही मिनट में खत्म करता हूं। ये उन्होंने वो काम किया, इसमें कोई शक नहीं। और उसके बाद में ये सच है कि जिस तरीके से दलित पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ में जुड़ करके अपने आप को खामोश करते रहे, राजस्थान में हम सारी दिन देख रहे हैं बड़े स्पष्ट रूप से। आज राजस्थान, अगर हिंदुस्तान के राष्ट्रपति दलित हैं तो साथ साथ में राजस्थान के स्पीकर भी तो दलित हैं, राजस्थान में के मंत्री अर्जुन मेघवाल भी तो दलित हैं। वो सब अगर इन सब चीजों को समझ रहे होते और इन सब चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे होते तो अर्थपूर्ण होता। लेकिन हो ये रहा है कि गुजरात में जो लड़के खड़े हुए, मेरा तो छोटा सा सवाल है, एक बात डेनवाल साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मैं सिर्फ इतनी सी बात जानना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ पे हर चीज को वोट की राजनीति के साथ में देखा जाता है, और मैं ये जानना चाहता हूं कि 18 में भी चुनाव है, 19 में भी चुनाव होगा, और कर्नाटक का चुनाव ड्यू है, सबसे पहले अब उसी को फेस करना है। अगले महीने वहां मतदान भी होगा, परिणाम भी सामने आएगा। क्या वास्तव में देश की राजनीति पे इस आंदोलन का, बंद का कोई असर पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। किस तरह का असर पड़ सकता है? इस तरह का पड़ेगा कि जिस तरीके से ये उसमें बंधे हुए हैं एसटी और एससी जिसको कहा जाता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये अपने आप को कहीं पर जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है उसके लिए चुनौती है। एग्जिस्टिंग लीडरशिप जो है मेरा ख्याल है कंप्रोमाइजिंग हो गई है सत्ता के साथ में, चाहे वो प्रांतों में हो चाहे वो केंद्र में हो। तो ऐसे में न्यू लीडरशिप जिसकी का भी चेहरा साफ नहीं हो रहा है, गुजरात में तो एक चेहरा सामने आया, ये बाकी जगह चेहरा साफ नहीं, और चेहरा साफ होने के साथ में ये लोग तय करेंगे कि हम उन लोगों के साथ में नहीं जुड़ेंगे जो हमें पिछले 70 बरस से कोई भी शासन में रहा हो हमें इस्तेमाल करते रहे और हमारी वो की वो स्थिति बनी रही जो थी। जिस तरह के
दृष्टांत है। जिस तरह की घटनाएं घटी हैं वो तंग करती हैं इनको। देखिए, भूमि सुधार के नाम पर राजस्थान में कमाल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और ST/SC को जिस तरीके से जमीनें आवंटित करके और सारा चरित्र बदला गया इसमें, लेकिन साथ साथ में क्रीमी लेयर वाला जैसा आपने सवाल उठाया ना, तो इनमें भी जो एक स्वार्थी तत्व पैदा हो गए उनको भी स्वीकार नहीं करना चाहते और नए चेहरे आएंगे। और आने वाले 2018 या 19 के जो चुनाव होंगे, चाहे लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, ये अपने आप में खतरे की घंटियों उन राजनेताओं के लिए, उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो समझती है कि इनको एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि होगा नहीं ये। अब आपको लगता है कि वोट बैंक एक चिंता राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी चिंता होनी चाहिए कि अब दलित वोट बैंक की तरह काम नहीं आएंगे? जैसे सोचा जाता था कि समाज के ठेकेदार जो बने हुए थे उनको पहले एक्वायर किया जाता था, एक तरह से बुला लिया जाता था, उन्हें कोई लालच दिया जाता था और उसके बाद में समाज का ठेका लेके आते थे। ये बहुत बार चर्चा होती है, राजस्थान में नहीं, उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, कि समाज के ठेकेदारों को ठेका दिया जाता था वोट के लिए। डेनवाल साहब, ये राजनीतिक दलों के लिए भी चिंता का विषय है जो अवेयरनेस दलितों की है, लेकिन उन समाज के ठेकेदारों के लिए भी बड़ी एक चिंता की बात होगी कि वो अब उनके बहकावे में नहीं आ सकते कि हमारे वोट का सौदा किस राजनीतिक दल के लिए करना है। देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे पूरे देश में और राजस्थान प्रदेश में नेता नेतृत्व तो था ही नहीं, हमारे एक संगठन भी नहीं था। संगठन हमारा गांव से ले गली से लेकर के मोहल्ले तक प्रदेश तक संगठन का नहीं होना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक था। आज मेरे जैसे, मैंने 14 साल से मैं दिन रात मेहनत करके मेरे समाज के साथ साथ पूरे वंचित समाज को एक लाइन दिशा में दी है और संगठन तय किया है। संगठन तय करके आज हमारे पास में संगठन की कमी जो अब तक थी वो अब शायद संगठन की कमी नहीं है और हमने 16 राज्यों में और राजस्थान प्रदेश की प्रत्येक तहसील स्तर तक हमारा संगठन को मजबूत करके और आने वाले जो चुनावों में जो अब तक ठेकेदार थे और अब तक हमको बेच के खाया, शायद अब हम नहीं खाने देंगे। और ऐसे सांसद और विधायक जो हमको बेच के खाया, उनकी देखा ना आपने, वोट से चोट को शायद जमानतें जब्त करवा देंगे, चाहे कोई भी हो, कोई भी कितना बड़ा हो। लेकिन डेनवाल साहब, एक मेरा सवाल है, आप याद रखेगा जन टीवी के पास में वो तस्वीरें रहेंगी जब टिकट मांगे जाएंगे बीजेपी और कांग्रेस से, जो स्टेज पे बैठे हुए लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, तो इन्हीं को जूते चटकाते राजनीतिक दलों के कार्यालयों में आपको बता देंगे कि इनकी ये हैसियत थी उस दिन बंद के दरमियान, जो लंबी लंबी बातें समाज के हित के लिए कर रहे थे। और आज चाहे सचिन पायलट हो चाहे वसुंधरा राजे हो, उनके हाजिरी लगाते हुए दिखाई देंगे आपको। इस बात को भूल जाएंगे उस वक्त? ऐसा है, देखिए 70 साल में मैंने कहा ना, नेता नेतृत्व करता नहीं थे। बाबू जगजीवन राम जी के बाद में आज शायद बीजेपी या कांग्रेस में ऐसा कोई भी नेता नेतृत्व करता नहीं है जो ये कह देंगे तेरा वार्ड बंद का टिकट पक्का। ये बात सही है कि इस टिकट के चक्कर में और लाल बत्ती के चक्कर में हमारे समाज को अब तक पार्टियों ने बेच दिखाया, परंतु वोट को चोट करने की जो ताकत थी वो आज हमने देख ली है। बात सही है कि टिकट चुनाव आते ही बह रहे हैं, टिकट के चक्कर में बह रहे हैं, लाल बत्ती के चक्कर में मुझे बनाए जा रहे और नहीं तो वार्ड पंच ही बना दे, कुछ नहीं बने तो मुझे कुछ छोटा मोटा मेंबरी बना दी, इस मेंबरी और उसी चक्कर में आज मैं इस बात को धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से, जन टीवी के माध्यम से, कि आप हमेशा इस प्रकार के मुद्दे उठाते रहते हैं और वंचित समाज के, दलित समाज के और साथ साथ में सभी को मुद्दे उठाते रहते हैं। मगर मैं भी जानता हूं, मैं जो आज 45 साल मुझे इस पॉलिटिक्स में हो गई, मैं भी अगर आप वाली बात पर कायम रहता तो मैं आज से 25 साल पहले मंत्री होता, बहुत पावरफुल मंत्री होता। मैं एससी का सेक्रेटरी रह चुका हूं, राजस्थान का हेड ऑफ डिपार्टमेंट SC/ST डिपार्टमेंट में रह चुका हूं, मैं टिकट बांटने वाली जगह रह चुका हूं, मगर आप वाली बात के लाइनमेंट नहीं हुआ, इसलिए मैंने कांग्रेस को तिलांजलि दे दी। गड़बड़, जब तक ताकत होगी तो टिकट मेरे पास आएगा, ताकत नहीं होगी तो मैं जमानत जब्त कराना, अच्छी अच्छी जमानत जब्त कराने की ताकत है मेरे पास। तो आपका जो एजेंडा है वो है कि समाज मजबूत हो ताकि टिकट अपने आप दौड़ के आएंगे और योग्य व्यक्ति जो समाज में उनको वो तय करेगा कि योग्य कौन है। आपके समाज में ये तय कैसे होगा कि योग्य कौन है? समाज की आवाज बात करने वाला योग्य होगा, समाज की लोकसभा में विधानसभा में बोलेगा वो ताकतवर होगा। नहीं, लेकिन वहां तो हैसियत टिकट से होगी डेनवाल साहब, वहां तो टिकट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, वहां समाज को भूल करके आपको पार्टी के हैसियत से ये सोच थी ना पार्टी की कि समाज की बात मत कर, बिल्डिंग लगा के आ, तो ही समाज खड़ा हो गया। आज ऐसे ऐसे पार्टियां देंगे ना टिकट तो समाज उनको जो है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अगर ऐसे आदमियों को टिकट दे के भेजेगी तो जमानत जब्त तय है।
खैर चले, देश में एक बड़ी बहस होगी कि क्या वास्तव में दलित अपने अधिकारों के लिए अब राजनीतिक दलों की सौदेबाजी में नहीं फंसेंगे या फिर समाज के उन ठेकेदारों को भी आईना दिखाएंगे। इस आंदोलन के माध्यम से अगर गोपाल डेनवाल साहब की बात पर यकीन किया जाए तो पहले वोट की तरह से हम काम आते, तब चोट किए पहली बार, और चोट से ये एक यूनिटी इसे बता रहे हैं। खैर चलिए, हम लेकिन इतनी गुजारिश आपसे करेंगे कि शांति बनाए रखिए। हम आपसे अपील करते हैं कि हिंसक घटनाओं का कोई लोकतंत्र में स्थान नहीं है। ये बात एक अलग है कि हमारे यहां का सिस्टम कुछ ऐसा ही है कि जब तक चोट नहीं होती तब तक कानों पे सुनवाई का असर नहीं होता है, लेकिन यह राजनीतिक दलों के भी सोचने की बात है और आंदोलन करने वाले लोगों के भी सोचने की बात है कि हम गांधी के उस मुल्क में रहते हैं जहां पे बहुत सारी चीजें अंग्रेज, जिनका इस देश से कोई ताल्लुक नहीं था, कोई मानवता नाम की चीज उनमें नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी अहिंसा के रास्ते ने इस मुल्क को आजादी दिलाई है। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को भी और आंदोलनकारियों को भी समझना होगा कि वास्तव में उस आंदोलन वो जो रहा इस मुल्क की परंपरा बने रहे और ताकि अपनी बातें हैं वो कहने का हक भी किसी को मिलता रहे। देखना होगा कि लेकिन अगर इस आंदोलन की आंच जो है वो कहां तक पहुंचेगी, 18 और 19 के चुनाव पे भी क्या इसका कोई असर देखने को मिलेगा। राजनीतिक दलों की घबराहट होगी या फिर वास्तव में बयानी वीर इसी तरह से आगे होते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वास्तव में अब वक्त है कि सच्चाई को सच्चाई कहना चाहिए। वो केवल एक वोट बैंक की तरह से तमाम जो मुद्दे हैं उससे उसी तरह से नहीं डालना चाहिए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जिसको राज करना होगा 4 सुबह सलाम करेगा।